जुर्म हमेशा से जिंदगी के साथ साथ चलता रहा है। हर दौर के हिसाब से उसने अपना चेहरा बदला, लेकिन जिस चीज के गिर्द वो घूमता है वो है इंसान। इंसान ने उस पर काबू पाने के लिए हजारों तरकीबें आजमाई हैं, लेकिन जुर्म साथ रहा, हजारों सालों से किसी परछाई की तरह, हमेशा नए अंदाज से। एक चीज जो हमेशा जुर्म का मरकज है वो है ताकत, अथॉरिटी। अथॉरिटी किसी से उसका सब कुछ छीन लेने की, अथॉरिटी किसी की जिंदगी को जहन्नम बनाने की, अथॉरिटी किसी की जान लेने की। आज एक ऐसे ही जुर्म का किस्सा सुनाने वाला हूं। उन नुक्तों की बात करूंगा जो आज तक किसी ने इस तरह नहीं की, ऐसे जावियों से जो आज तक अयान नहीं हुए, क्योंकि जहां जुर्म होता है वहां सवाल भी होना चाहिए। A man casually walked into the office of a Pakistani newspaper and said that he was there to confess to a crime. The case that I have for you today is one that sent Pakistani authorities on the largest manhunt for Pakistan's most notorious serial killer. हम एक छोटा सा हट्टे का वकील भी कर लेते ना, फैमिली मेंबर्स में कोई एक छोटा सा वकील भी कर लेता, तो आज ये सब हमारे साथ होता। ज्यादा से ज्यादा फांसी, खुदा तुम मेरी हस्ती को भी महबूस कर देता अगर खुदा एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी खुदा का था। After that, the dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him in his text. दिसंबर 1999, लाहौर, एक आम सी गली रावी रोड के एक घर से एक लेटर आया पुलिस और डेली जंग न्यूज़पेपर को। वो लेटर सिर्फ लफ्जों का कागज नहीं था, वो था एक कन्फेशन, 100 बच्चों के कत्ल का एतराफ। मेरा नाम जावेद इकबाल मुगल है। मैंने 100 लड़कों को मारकर उनकी बॉडी तेजाब में डिसॉल्व की है। मेरी गिनती आज पूरी हो चुकी है। मैं 16B रावी रोड पर हूँ। शायद जब तक आप यहाँ आएंगे मैं यहाँ से जा चुका हूँगा। ये लेटर सिर्फ कागज पर लिखे चंद अल्फाज नहीं थे, बल्कि ये था एक रोड मैप, एक गाइड। इस लेटर के साथ न सिर्फ तस्वीरों का भंडार था, बल्कि एक डायरी भी थी जो एक ऐसे इंसान के जहन की अक्कासी करती थी जिसने अपनी प्लानिंग में हर चीज को एज इट इज रिकॉर्ड किया। 100 बच्चों का नाम और उनकी खोई हुई जिंदगी, हर प्रूफ केयरफुली डॉक्यूमेंटेड था ताकि सच का रास्ता दिख सके। उसकी डायरी में जो आखिरी एंट्री थी वो कुछ यूं थी। मेरी गिनती आज पूरे 100 को पहुंच गई है। ये एक 16 साल का खूबसूरत लड़का था जो पेशावर से आया था। अल्लाह के हुक्म से मेरा मकसद पूरा हुआ। मैं ये पक्का करूंगा कि मेरा मकसद और मेरा पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचे। पुलिस उस लेटर के मुताबिक घर पर गई। रावी रोड लाहौर, एक ऑर्डिनरी बिल्डिंग, लेकिन अंदर केमिकल ड्रम्स, फोटोग्राफ, पुराने जूते और कपड़े। एविडेंस इतने चिलिंग थे कि इन्वेस्टिगेटर भी हिल गया। और तब समझ आया जुर्म सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं था, बल्कि वो असलियत में था। हर डिटेल का मतलब समझना मुमकिन था, लेकिन यकीन करना नहीं। इस जुर्म का असली मकसद था पावर, कंट्रोल, अथॉरिटी। सोसाइटी ने जुर्म के इस पहलू को समझने की कोशिश नहीं की तब तक जब तक एक लेटर ने सब कुछ जाहिर नहीं कर दिया। और फिर कुछ दिन बाद वही इंसान न्यूज़पेपर ऑफिस में आया, अपना इतराफ़ जुर्म किया, कन्फेशन लेटर में लिखी हर बात को वेरीफाई किया। लेटर ने ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को ट्रिगर किया, बल्कि सोसाइटी को देखना पड़ा, इंसान के जहन के अंदर पेचीदगियाँ, और हम समझ सके
कि जुर्म अगर प्रॉपरली किया जाए तो दुनिया की नज़रों से छुपाना मुमकिन है, लेकिन सच हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेता है। जिंदगी का पहला हिस्सा, वो हिस्सा जो अक्सर छुपा रहता है लेकिन उसको समझना जरूरी है। जावेद इकबाल मुगल, पाकिस्तान का वो आदमी जो बाद में 100 बच्चों के कत्ल का इतराफ करने वाला था। वो पैदा हुआ लाहौर के एक आम से कस्बे में। जावेद अपनी फैमिली का छठा बच्चा था। उसका बचपन आम था, बिल्कुल सादा जिंदगी। स्कूल जाता था, फिर लाहौर के ही एक कॉलेज गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज से अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। साल था 1978। जब वो अभी भी स्टूडेंट था, उसने एक स्टील रिकास्टिंग बिजनेस शुरू किया। ये एक छोटी इंडस्ट्री थी जिसे उसके वालिद ने सपोर्ट किया। उसका घर शाद बाग लाहौर में था, वो विला जो जावेद के वालिद ने उसी के लिए खरीदा था। वहाँ वो अक्सर बच्चों के दरमियान घिरा रहता था। लोगों के लिए वो पहले एक आम सा इंसान था, कोई अजीबोगरीब पहलू नजर नहीं आता था। छठा बच्चा, कॉलेज का स्टूडेंट, स्टील का बिजनेस और लाहौर के एक सादा घर का रहने वाला। कौन जानता था कि जावेद इकबाल बेरहमी की ऐसी मिसाल कायम करेगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। जावेद इकबाल की नीयत झलकती है एक बात से, बच्चों के साथ उसका इंटरेक्शन। जावेद बच्चों को लालच देता था, पैसे, तोहफे और काम का वादा। वो उन्हें वो चीजें दे देता जिन्हें वो खुद कभी शायद हासिल ही ना कर पाते, और फिर वो करता जिसे सोचकर भी घिन आए। जावेद उन बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करता था। लोगों के लिए वो शुरू में तो आम इंसान था, पर जो बच्चों के साथ किया वो इंसानियत का सबसे बड़ा जुल्म था, और ये अब्यूज उसके फ्यूचर मर्डर का पहला पैटर्न था। इस सब के बीच जावेद के घर वालों ने उसकी 2 बार शादी की, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं चली। इनमें से एक शादी तो वो थी जो जावेद ने अपने ही एक लड़के की बहन से की। हर शिकारी को लगता है कंट्रोल हमेशा उसके हाथ में रहेगा, लेकिन एक दिन कंट्रोल टूट गया। जावेद 2 लड़कों को मालिश के गर्ज से घर लाया। वही पैटर्न, ट्रस्ट, मैनिपुलेशन, आइसोलेशन। लेकिन इस दफा कहानी मुख्तलिफ थी। जावेद ने उन बच्चों को अब्यूज किया। जब बच्चों ने रेजिस्टेंस दिखाई, तब जावेद ने गन पॉइंट पर अपने मकसद को अंजाम दिया। बाद में जब वो सो रहा था, उन बच्चों में से एक ने वहां से निकलते हुए उसकी पिस्टल के बट से उसी के सर पर वार किया। यही 2 चेहरे थे जो जावेद ने आखिरी बार देखे थे। जावेद बेहोश हुआ और वो कई दिन तक अस्पताल पड़ा रहा। इसी दौरान उसकी मां का इंतकाल हो गया। उसने बाद में ये दावा किया कि उसकी मां की मौत ने उसके अंदर बदले की आग को जगाया, कि वो अपनी मां का बदला 100 माओं से लेगा और अब वो पूरे सिस्टम को तकलीफ देगा। लेकिन जिसको उसने निशाना बनाया वो सिस्टम नहीं था, वो बच्चे थे। ये था वो साइकोलॉजिकल फ्रैक्चर पॉइंट, फिजिकल इंजरी, इमोशनल लॉस और जख्मी ईगो का मिक्सचर। पावर उससे छीनी गई थी, तो उसने पावर वापस हासिल करनी चाहिए सबसे कमजोर टारगेट पर। हर सीरियल पैटर्न एक नुक्ते से शुरू होता है, और यहाँ वो नुक्ता सिर्फ बदला नहीं था, ये ऑब्सेशन था, कंट्रोल का, अथॉरिटी का, और एक ऐसा जहन जो अपनी पर्सनल ट्रेजेडी को जस्टिफाई बनाकर दूसरों की जिंदगी खत्म करने लगा। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद बाहर तो सब नॉर्मल था, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। बाहरी चोट तो भर गई थी, लेकिन ईगो पर लगी चोट बहुत गहरी थी। पैटर्न दोबारा शुरू हुआ, इस दफा ज्यादा कैलकुलेटिव, ज्यादा साइलेंट, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, और इस बार बात सिर्फ अब्यूज पर रुकने वाली नहीं थी।
दूसरे शहरों से आने वाले और भागे हुए बच्चे, वो बच्चे जो पहले ही सोसाइटी की मार्जिन लाइन पर थे, उन्हें टारगेट किया गया। उन्हें घर लाया जाता, खाना खिलाया जाता, नए कपड़े दिए जाते। यूं उन बच्चों पर एतबार बनाया जाता, आइसोलेशन क्रिएट होती, फिर सेक्सुअल असॉल्ट और फिर मर्डर। पावर, कंट्रोल, अथॉरिटी ओवर लाइफ, वो हर बच्चे पर अपनी अथॉरिटी दिखाता था। पहले अब्यूज, फिर मर्डर, सब पूरी तरह प्लान्ड, हर डिटेल डॉक्यूमेंटेड। पैटर्न था सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, फिर डोमिनेशन और फिर एलिमिनेशन। 6 से 16 साल के बच्चों को टारगेट किया, एतबार का झूठ दिया, फिर सेक्सुअल असॉल्ट और फिर लोहे की चेन से गला दबाकर कत्ल कर दिया जाता। वो दूसरे शहरों से आने वाले और भागे हुए बच्चों को टारगेट करता था। वो बच्चे जो सिस्टम की नज़र से पहले ही गिर चुके थे, जो रिपोर्ट नहीं होते, ढूंढे नहीं जाते। यहाँ से जुर्म का दूसरा पहलू शुरू होता है, सिस्टेमिक फेलियर। पुलिस की सारी जो कार्रवाई होती है जब अदालत में जाती है तो वो इतनी मुबहम और बेमानी होती है कि अदालतों से बड़े बड़े मुजरिम जो है वो रिहा हो जाए। अथॉरिटी सिर्फ एक कातिल के हाथ में नहीं होती, कभी कभी जिम्मेदार अथॉरिटी की कमी भी जुर्म को पैदा करती है। जब मिसिंग रिपोर्ट इग्नोर हो जाए, जब उन बच्चों को मुआशरे का हिस्सा ही न समझा जाए, तो शिकारी को खुली जगह मिल जाती है और वो जगह 100 जिंदगियों में तब्दील हो गई। ये कहानी सिर्फ एक इंसान के जुल्म की नहीं, ये उन खाली जगहों की कहानी है जहां स्टेट, सोसाइटी और सर्विलेंस फेल होती है। और जब जुर्म अथॉरिटी को हासिल कर लेता है तो सवाल सिर्फ कातिल से नहीं होता, सिस्टम से भी होता है। लेकिन क्या चीज़ है जो इस केस को अलग बनाती है? प्लानिंग। बॉडीज को छोटे हिस्सों में काटा गया, केमिकल ड्रम्स में डिसॉल्व किया गया। ये इम्पल्सिव क्राइम नहीं था, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड सीरियल बिहेवियर था। ये जो सीरियल ऑफेंडर्स हैं, इनके केस में 3 चीज़ें कॉमन होती हैं: कंट्रोल, सीक्रेसी, रेपिटेशन। यहाँ तीनों मौजूद थी। हर मर्डर के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, रिस्क टॉलरेंस बढ़ती गई। अथॉरिटी सिर्फ हाथ में बंदूक होने से नहीं आती, कभी कभी अथॉरिटी सिस्टम की खामोशी से मिलती है। और यहाँ खामोशी ने जावेद को 100 तक का सफर तय करने दिया। जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए। फिर आपका सारा ये अब एक इंसान की कहानी नहीं रही थी। रोजाना बच्चे गायब हो रहे थे और कोई नेशनल अलार्मिंग सिचुएशन नहीं थी। जुर्म चल रहा था और सिस्टम सो रहा था। इल्फाज खुद अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। पुलिस ने घर की तलाशी ली, चेन, फोटोग्राफ, एसिड के ड्रम्स, सब कुछ उस कन्फेशन लेटर से मैच करता था। और तब वो वक्त आया जब जावेद ने खुद अपने आप को सरेंडर किया, बगैर किसी भी रेजिस्टेंस के। मैंने कहा, जावेद ये बताओ, मैं तेरा क्लेम को नहीं मानता, लेकिन अगर एक भी बच्चा वापस आ जाए तो तेरा क्या होगा? उसने कहा जी कि कोई वापस नहीं आएगा। दिसंबर के इख्तिताम में वो दिन जब जावेद इकबाल डेली न्यूज़पेपर के ऑफिस गया और अपना गुनाह कबूल किया। उसने कहा कि वो पुलिस से डर रहा है, इसलिए न्यूज़पेपर के पास आया ताकि पहले मीडिया विटनेस हो और फिर पुलिस उसका मर्डर न कर सके। ये अरेस्ट ऑफिशियली 30 दिसंबर 1999 को रिकॉर्ड हुआ और इसी के अगले दिन जिस घर में उसने अपना मंसूबा बनाया था, वहाँ से पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा। वो लोग जो घर में उसके साथ ही रहते थे। उनमें से एक की मौत पुलिस कस्टडी में ही हो जाती है, जिसे पुलिस ने सुसाइड बताया, लेकिन हालात तो किसी और ही तरफ इशारा करते हैं। फरवरी 17 ईयर 2000 पहली बार जावेद का केस अदालत में आया और ठीक 1 महीने के बाद मार्च 16 को अदालत उस पर फर्द जुर्म आयद करती है। जावेद को ऐसी सजा सुनाई गई जो आज तक किसी मुजरिम को नहीं सुनाई। जिस चेन से उसने बच्चों के मर्डर्स किए थे, उसी चेन के साथ उसका गला घोंटा जाएगा और वो भी विक्टिम्स के पेरेंट्स के सामने, और फिर उसकी बॉडी को 100 हिस्सों में काट कर तेजाब में डाला जाएगा।
जावेद और उसके साथियों पर इस सजा से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अदालत की इस पूरी कार्रवाई में वो मुस्कुराते रहे। जैसा कि ये सजा इंसानी हकूक के खिलाफ थी, इस सजा को आम सजाए मौत में बदल दिया गया। अक्टूबर 8, 2001 जावेद इकबाल और उसका साथी साजिद कोट लखपत जेल में मुर्दा हालत में पाए गए। जेल सुपरिटेंडेंट ने बताया दोनों अपने सेल में बेडशीट से लटके हुए मिले। जावेद 100 बच्चों का कातिल मर चुका था। तो क्या कहानी खत्म? रुको, बात इतनी सीधी भी नहीं। फर्स्ट ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स उसकी गर्दन के इर्द गिर्द थे, जो यकीनन उसे बेडशीट से लटकने से आए थे। लेकिन उसके हाथ, पांव और नाखून नीले हो चुके थे। नाक और मुंह से खून निकलता हुआ देखा गया और उसके जिस्म पर पुराने जख्मों के निशान भी थे, जैसे उस पर किसी वेपन से वार किया गया हो। डॉक्टर्स ने कहा ये साइंस सिर्फ सुसाइड के नहीं लगते, ये तो तशद्दुद और सवेयर स्ट्रगल के इंडिकेटर्स हैं। खैर, जेल अथॉरिटी ने फिर भी ये डिक्लेयर किया कि ये एक सुसाइड था, मगर डॉक्टर की फाइंडिंग्स कुछ और ही कह रही थी। याद रहे, जुर्म सिर्फ एक इंसान का नहीं रहता, बल्कि वो एक इकोसिस्टम बन जाता है, जहां उस जुर्म में मुलविस किसी शख्स का भी ट्रैक रिकॉर्ड छुपा नहीं रहता। वो 2 नैरेटिव्स जो कभी एक जगह नहीं मिले। जावेद इकबाल के बचे 2 साथी नदीम और साबिर दोनों माइनर्स थे। ट्रायल कोर्ट ने लंबी कैद सुनाई थी, लेकिन 8 साल बाद अप्रैल 17, 2007 फेडरल शरिया कोर्ट लाहौर ने उनको एक्विटेड डिक्लेयर किया। कोर्ट ने अपनी रीजनिंग में हाईलाइट किया ट्रायल कोर्ट के पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं थे। माइनर्स होने की वजह से इस्लामिक जस्टिस प्रिंसिपल और लीगल सेफगार्ड जरूरी थे। ओरिजिनल कन्विक्शन और सजा बिल्कुल जायज नहीं थी। यानी फेडरल शरीयत कोर्ट ने डिसीजन दिया लीगल एविडेंस की कमी और जुवेनाइल स्टेटस की वजह से उन्हें यह सजा देना बिल्कुल भी जायज नहीं था। ये रूलिंग इस सिस्टम के लिए भी एक सबक था। अब ध्यान से सुनना, जावेद ने 6 महीने के अंदर 100 बच्चों को गायब कर दिया। क्या ये इतना आसान था? याद रहे, जावेद के घर से कोई लाश नहीं मिली। ऐसे इलाके में जहां हर इंसान को पता होता है कि साथ वाले घर में क्या चल रहा है, घर में एसिड और कपड़ों का पाया जाना किसी पर मुजरिम का ठप्पा नहीं लगाता। कोई एक भी विटनेस नहीं जिसने जावेद पर गिरफ्तारी से पहले शक किया हो। क्या जावेद कातिल था भी? अदालत ने जावेद को सजा उसी के बयान पर दी थी, वही बयान जो कई बार बदलते रहे। जावेद ने अपना बयान वापस लेने की भी कोशिश की थी। अगर उसके खिलाफ केस इतना मजबूत था जैसे ट्रायल कोर्ट ने समझा, तो शरिया कोर्ट ने उसके साथियों को इनोसेंट क्यों डिक्लेयर किया? वही साथी जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने जावेद के साथ गिल्टी डिक्लेयर किया था। जावेद मारा गया अपने ही बयान से। शायद अगर वो पुलिस और जंग को लेटर ना भेजता, ना कोई मुकदमा होता, ना कोई सजा। जावेद इकबाल आप पर आपकी इकबाली बयान, इसलिए इसने जो तस्लीम किया है कि 98 मर्डर्स किए। मीडिया अक्सर मुजरिम को सुपर विलन बनाकर पेश करता है, इससे असली हकायक दब जाते हैं। लेकिन जब परतों को उल्टा किया जाए, जो नजर आने वाली कहानी से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। जावेद की मौत के बाद कई पुलिस ऑफिसर को अवार्ड दिए गए। जावेद की उस गिरफ्तारी के लिए जो उसने खुद दी, या उसकी अजीब मौत के लिए। जुर्म हमेशा से जिंदगी के साथ चलता रहा है और हमेशा चलता रहेगा। लेकिन जो चीज़ नहीं बदलनी चाहिए वो है सवाल पूछने का हक, क्योंकि जहाँ जुर्म होता है वहाँ सवाल भी होना चाहिए। सिस्टम से भी, अथॉरिटी से भी, और उस नैरेटिव से भी जो हम बगैर सोचे कबूल कर लेते हैं। यू आर लिसनिंग सैयद अहमद अब्दुल्ला, साइनिंग आउट।